दोस्तों नमस्कार। वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं। सेट नंबर 3 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। एक तत्व X हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी हाइड्राइड H2X बनाता है। यदि H2X में सड़े हुए अंडे की गंध आती है तो X होने की संभावना है। देखो, सड़े हुए अंडे की गंध आती है, इससे आपको एक हिंट मिलता है कि वो यौगिक कौन सा है ना, वो यौगिक कौन सा है। सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड में। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडे की गंध होती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। ये आप याद रखिएगा, है ना। सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है, रोटेन एग जैसी जो है स्मेल होती है, और ये अपने आप में दहनशील है, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस है जो कि ज्वलनशील गैस है, यानी कि फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल यानी कि दहनशील गैस है, और साथ में ये टॉक्सिक गैस है। ठीक है, जहरीली गैस है। जहरीली गैस है, ज्वलनशील गैस है, और सड़े हुए अंडे की जैसी गंध करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सल्फर हो जाएगा। उसके बाद देखो, आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि हाइड्राइड किनके क्या बनते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका हाइड्राइड क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। ठीक, सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। क्लोरीन के साथ हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, HCl बनता है। और फास्फोरस के साथ देखो PH3 बनता है। तो इसमें से केवल H2S ही है जो H2X के समान है। यहां पर X क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। राइट, ये जो फोस्फाइन है, आप इसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिए। फोस्फाइन, ये जो फोस्फाइन है, पहले तो मैं इसका नाम लिख दूं, फोस्फाइन। ये फोस्फाइन है, ये भी टॉक्सिक है, ये भी टॉक्सिक गैस है, ये भी जो है दहनशील है, फ्लेमेबल है, और इसकी स्मेल कैसी होती है, मछली जैसी होती है, फिशी होती है। मछली जैसी गंध जो है कौन से गैस में है, तो ये फोस्फाइन में है। ये याद रखिएगा, फोस्फाइन के पास जो गंध है वो मछली जैसी होती है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड के पास जो गंध है वो सड़े हुए अंडे की जैसी होती है। उसके बाद मीथेन जो है अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं। साथ में हम जानते हैं कि ये दहनशील गैस है, ये जो है फ्लेमेबल है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, फोस्फाइन के बारे में और मीथेन के बारे में। आंसर हमारा यहां पर बी हो जाएगा। निम्नलिखित ऑक्साइड में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास एसिडिक नेचर भी होता है प्लस बेसिक नेचर भी होता है। यानी वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो अम्लीय प्रकृति का भी होता है, जो क्षारीय प्रकृति का भी होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में आपको याद रखना है, बस दो ही एग्जांपल है। एक तो ये जिंक का ऑक्साइड है और दूसरा है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। बस ये दोनों एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए। ठीक, ये दोनों ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आप याद रखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनके पास एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। अगर आप इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो ये क्षार के जैसे बिहेव करता है। अगर आप इसकी अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं तो अम्ल के जैसे बिहेव करता है। तो अम्लीय नेचर भी है और क्षारीय नेचर भी है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या ये एसिडिक है, नहीं। क्या ये बेसिक है, नहीं, न्यूट्रल है भाई। और इसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आप बोल सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक तत्व X की परमाणु संख्या 19 है, इसके आयन X+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक तत्व है X, उसकी परमाणु संख्या 19 है।
उसकी परमाणु संख्या 19 है। अब देखो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल एटम है। और न्यूट्रल एटम में क्या होता है भाई कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बेसिकली जो प्रोटॉन की संख्या होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या हमेशा ही बराबर होती है। लेकिन आपको बताना है x प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस वाले केस में देखो परमाणु संख्या 19 है तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी क्या है कि 19 है। लेकिन आपको चाहिए x प्लस में, तो x प्लस कब आएगा, यानी एटम के ऊपर जो है प्लस चार्ज कब आएगा, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर बाहर निकल गया है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर बाहर निकल गया है। तो पहले इसमें 19 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इसमें 19 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, बना यहां पर x प्लस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आंसर हमारा यहां पर 18 हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व Y की परमाणु संख्या 17 है, इसके आयन Y माइनस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इस बार देखो परमाणु संख्या जो है वो 17 है, जब तक ये न्यूट्रल है तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और हम प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के बराबर भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या के बराबर भी लिख सकते हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर एक परमाणु न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो जितनी परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर जितनी प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो अगर चार्ज 0 है इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज, जितने प्लस चार्ज उतने माइनस चार्ज। यहां पर परमाणु संख्या 17 है मतलब इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 प्रोटॉन पे यानी कि 17 प्लस चार्ज और 17 माइनस चार्ज, तो 17 प्लस 17 माइनस 0 हो जाएगा पूरा नेट चार्ज। लेकिन आपको y माइनस में बताना है। अब किसी एटम के ऊपर माइनस चार्ज कब आता है, किसी एटम के ऊपर माइनस चार्ज तब आता है जब उस एटम में इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ता है। तो ये अपने आप में एनायन हो गया, माइनस चार्ज है मतलब एनायन है, रिनायन है। तो एक माइनस चार्ज आया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा आया है इस न्यूट्रल एटम में, राइट। तो जब ये न्यूट्रल था तब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आंसर हमारा 18 हो जाएगा। 4 तत्व A, B, C और D के परमाणु क्रमांक क्रमशः ये दिए गए हैं। 2 तत्व जो आयनिक बंधन या आयनिक यौगिक बनाने के लिए प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, या फिर आयनिक यौगिक की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ये आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड आपको दिखेगा बनता हुआ धातु और अधातु के बीच में, ठीक, धातु और अधातु के बीच में, यानी कि मेटल प्लस नॉन मेटल मिल करके जो है आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, मेटल और नॉन मेटल मिलकर के आयनिक कंपाउंड जो है बनाते हैं। अब यहां पर देखो आपको दिया गया है A की जो परमाणु संख्या है वो है 6, B की परमाणु संख्या जो है वो है 8, C की परमाणु संख्या 10 है और D की परमाणु संख्या 12 है। अब परमाणु संख्या 6 जो है ये कार्बन की है, परमाणु संख्या 8 ऑक्सीजन की है, उसके बाद परमाणु संख्या 10 नियोन की है, उसके बाद परमाणु संख्या 12 मैग्नीशियम की है, ठीक, मैग्नीशियम की है। अब देखो ये जो नियोन है ये तो अक्रिय है, इनर्ट है, इनर्ट है तो ये तो कंपाउंड पहली बात बनाएगा नहीं, बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो जिसमें भी C है वो आंसर तो हमारा नहीं होगा, जिसमें भी C है वो हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि B हमारा आंसर नहीं होगा और ये C हमारा आंसर नहीं होगा। B ऑप्शन एंड C ऑप्शन हमारे यहां से कट जाते हैं। अब देखो यहां पर A है और D है, A में कार्बन है, D में मैग्नीशियम है। अब ये जो कार्बन है ये कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बल्कि ये जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कहने का मतलब क्या हुआ, सहसंयोजी यौगिक बनाता है ना, सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो जिसमें A होगा वो भी हमारा ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, बचा ऑप्शन यहाँ पर D, तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है और ये जो मैग्नीशियम है इनके बीच में जब अभिक्रिया होती है
तो यहाँ पर आयनिक यौगिक बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, सिंपली मैग्नीशिया कहा जाता है, इसे मैग्नीशिया भी कहा जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज है ना, +2 चार्ज है, और यहाँ पर ऑक्सीजन इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो है यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। इसमें कैटायन जो है मैग्नीशियम है, और एनायन जो है, कैटायन जो है मैग्नीशियम 2+ है, और एनायन जो है ऑक्सीजन 2- है। तो उनके बीच में जो है बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, जिससे ये आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 4 तत्वों P, Q, R और S के परमाणु क्रमांक क्रमशः 6, 10, 12 और 17 है। कौन से 2 तत्व सह संयोजक यौगिक, इस बार सह संयोजक यौगिक है, सह संयोजक यौगिक बनाने के लिए संयोजन कर सकते हैं? यहां पर देखो तो इस बार P है, P की परमाणु संख्या 6 है, Q की परमाणु संख्या 10 है, और R की परमाणु संख्या 12 है। उसके बाद S की परमाणु संख्या जो है 17 है। कौन कौन से तत्व हैं ये आप यहां पर लिख लो। ये 6 कार्बन है, 10 नियोन है, 12 मैग्नीशियम है, और 17 क्लोरीन है। 17 क्लोरीन है। नियोन बॉन्ड बनाएगा नहीं क्योंकि अक्रिय तत्व है। मैग्नीशियम जो है कभी भी सह संयोजक यौगिक नहीं बनाता है। देखो जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, या फिर जब कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड आप यूजुअली देखेंगे कि नॉन मेटल्स के बीच बनते हैं। ठीक है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी कि अधातु अधातु के बीच। ठीक है, अधातु अधातु के बीच, है ना, अधातु अधातु के बीच। तो मैग्नीशियम कट जाएगा यहां से, बचा यहां पर कार्बन और क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां पर बनाएंगे CCl4। CCl4 इसका रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसी को आप टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो। तो यहां पर P और S हो जाएगा, P और S। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, C हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी एक यौगिक का विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा, यह यौगिक है। देखो अगर हम विलयन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, ठीक है, ये एक बर्तन है और इसमें कोई विलयन है, इसमें कोई विलयन है। हम चाहते हैं कि ये विलयन जो है अपने से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने दे, यानी ये विलयन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे। तो ये जरूरी है कि इनमें होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए। इनमें क्या होने चाहिए, इनमें आयन होने चाहिए। इनमें क्या होने चाहिए, आयन्स होने चाहिए, जैसे कि धनायन है, ऋणायन है, ये होने चाहिए इसमें। तभी जाकर के विद्युत धारा जो है यहां से प्रवाहित होने वाली है। जैसे आप शुद्ध जल ले लेते हैं, प्योर वाटर ले लेते हैं, जिसमें किसी भी टाइप का कोई आयन नहीं है, विद्युत का चालन नहीं होगा, विद्युत का चालन नहीं होगा। तो आप देख लो इनमें से किसके विलयन में आपको आयन्स देखने को मिलेंगे। अब जो आयन्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं ये कौन देते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स देते हैं, आयनिक कंपाउंड्स देते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक देते हैं। जो आयनिक यौगिक है वो आयन्स देते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो आपको देते हैं आयन्स जलीय विलयन में। ठीक, जलीय विलयन में आयन्स देते हैं। और आयनिक यौगिक के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जो यौगिक होता है ये बनता है किसके किसके बीच, धातु और अधातु के बीच, धातु और अधातु के बीच बनता है। तो यहां पर देखो सोडियम है और क्लोरीन है, धातु अधातु है, तो इससे इसके विलयन से विद्युत का चालन हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं नमक पानी के घोल से विद्युत का चालन हो जाता है। यहां पर देखो मैग्नीशियम धातु है, क्लोरीन जो है अधातु है, यहां भी विद्युत का चालन हो जाएगा, यहां से भी विद्युत का चालन हो जाएगा। कैल्शियम जो है धातु है और क्लोरीन अधातु है, यहां अधातु अधातु है, ये अपने आप में जो है एक सह संयोजक यौगिक है। यहां विलयन में जो है कोई आयन नहीं मिलेगा, इसके विलयन में कोई आयन नहीं मिलेगा। ये जो है ना, ये अपने आप में कोवैलेंट कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, सह संयोजक यौगिक है। जो सह संयोजक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं,
कंडक्टर नहीं होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। वो इंसुलेटर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, विद्युत के कुचालक होते हैं। यहाँ जो आप सोडियम क्लोराइड देख रहे हो ना, यहाँ पर जलीय विलयन में आपको सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आपको मैग्नीशियम आयन मिलेगा और क्लोरीन आयन मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन। तो देखो इन सारे के जलीय विलयन में जो है ये सारे आपको आयन्स मिलेंगे। अगर आयन्स मिलेंगे तो विद्युत का चालन हो जाएगा। जहां आयन्स नहीं मिलेंगे विलयन में, वहां पर विद्युत का चालन नहीं होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके जलीय विलयन में कोई आयन नहीं मिलेगा। इसके जलीय विलयन में कोई आयन नहीं मिलेगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चीनी हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम चीनी घरों में इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, सॉरी, घरों में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो तो ये होता है सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज होता है C12H22O11। क्या ये विद्युत का चालन करेगा? नहीं। ठीक है, नहीं, ये भी विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मीन्स चीनी पानी का घोल विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन नमक पानी का घोल विद्युत का चालन करता है, क्योंकि चीनी जो है, ये जो सुक्रोज है, अपने आप में क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है, जो जलीय विलयन में आयन नहीं देते हैं। वह लवण जो जल में घुलने पर उदासीन विलयन देगा, उदासीन विलयन देगा। अब देखो ये सारे के सारे अपने आप में लवण है, सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। और सॉल्ट हम जानते हैं कि बनता है एसिड, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है और जल बनता है। ठीक, तो आपको देखो ये सारे सॉल्ट्स दिए गए हैं। अब ये जो सॉल्ट है ना, इसका पीएच 7 कब होगा? जब ये जो एसिड है ये स्ट्रांग हो जाए, है ना, ये एसिड जो है स्ट्रांग हो जाए और ये बेस जो है स्ट्रांग हो जाए, तब पीएच आपको 7 मिलेगा। तब पीएच जो है आपको 7 मिलेगा। अगर मान लीजिए कि ये जो एसिड है ये स्ट्रांग हो जाए, लेकिन ये जो बेस है ये वीक हो जाए, ये वीक हो जाए, तो अम्ल जीत जाएगा। अम्ल जीत जाएगा तो इसका प्रभाव अम्लीय हो जाएगा, तो पीएच जो है 7 से कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि जो ये एसिड है ये वीक हो जाए और ये जो बेस है, जो क्षार है, ये मजबूत हो जाए, ये स्ट्रांग हो जाए, तो इस बार क्षार जीत जाएगा, तो जो लवण प्राप्त होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ऐसे केस में पीएच जो है आपको 7 से ज्यादा मिलेगा। ये सारे केस आपको ध्यान में रखने, ये तीनों केस आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो ये सोडियम एसीटेट जो है ये कौन कौन से अम्ल से और क्षार से मिलकर के बना है, कौन से अम्ल और क्षार से मिलकर के बना है, ये आपको जो है पता करना होगा। फिर आप आसानी से बता देंगे कि पीएच 7 होगा, 7 से कम होगा या फिर 7 से ज्यादा होगा। तो ये मिलकर बना हुआ है एसिटिक एसिड से, CH3COOH से, और यहाँ पर सोडियम दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब देखो यहाँ पर प्रबल क्षार है और ये एसिटिक एसिड जो है कमजोर अम्ल होता है, क्योंकि प्रबल क्षार है कमजोर अम्ल है, प्रबल क्षार है कमजोर अम्ल है, तो इसका पीएच तो 7 से ज्यादा होगा। उदासीन विलयन का मतलब क्या हुआ? उदासीन विलयन का मतलब पीएच जो है वो 7 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में जो अम्ल होता है वो जो बेस होता है, क्षार होता है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो यहाँ पर अम्ल होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये अपने आप में वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड था और ये स्ट्रॉन्ग बेस था। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो पीएच आपको 7 से कम मिलेगा। हमें तो वो चाहिए जो जिसका पीएच 7 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखो पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड ये बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि प्रबल क्षार है। मैंने आपको पिछले ही वाले लेक्चर में बताया था, और पिछले वाले लेक्चर में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसे कास्टिक पोटाश बोलते हैं, और ये दोनों के दोनों प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है तो स्ट्रॉन्ग, प्रबल क्षार है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वीक लिख दिया था, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और यहाँ पर अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इससे हमें सॉल्ट मिला पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है, मजबूत क्षार है, तो इसका पीएच 7 हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्ट है इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा आपका उदासीन। ठीक, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार की प्रकृति के होते हैं। भाई क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अम्ल, सॉरी पहले क्षार लिख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर अम्ल आपको मिल जाएगा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जो कि वीक एसिड है, क्योंकि कमजोर अम्ल है
कमजोर अम्ल है और मजबूत क्षार है तो पीएच आपको 7 से ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से सॉल्ट का पीएच या सॉल्ट अम्लीय है, क्षारीय है, यानी कि लवण जो है अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, पता किया जाता है। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि कौन से अम्ल और कौन से क्षार से मिलकर के वो लवण बना हुआ है। उसके बाद चेक करो कि जो अम्ल है, क्षार है, उसमें कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, उससे आपको पता चलेगा। और कैसे चेक करना है मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सी हमारा राइट आंसर। क्लोर एल्कली प्रक्रम के उत्पाद है, क्लोर एल्कली प्रक्रम के उत्पाद है। देखो नाम में देखो छुपा हुआ है इसके उत्पाद कौन से हैं। क्लोर है और साथ में क्या लिखा हुआ है, अल्कली लिखा हुआ है। इस क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, इस क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, ठीक। ये जो क्लोर है इसका मतलब क्या होता है, क्लोरीन। और इस अल्कली का मतलब होता है वाटर सल्यूबल, वाटर सल्यूबल बेस, मतलब जल में घुलनशील क्षार। इस बेस को हम लोग जल में घुलनशील क्षारक, ये जो बेस है ना, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षारक। जो क्षारक जल में घुल जाए उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। तो अल्कली को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षार, इसे हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। अल्कली का मतलब होता है हिंदी में क्षार, ठीक, और बेस का मतलब हिंदी में होता है क्षारक। तो जो क्षारक जल में घुल जाए उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। तो इसमें एक उत्पाद तो क्लोरीन होता है, एक उत्पाद तो क्लोरीन होता है, लेकिन क्लोरीन देखो सारे में है, क्लोरीन जो है सारे में है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पर एक क्षार, एक क्षार मिलेगा। और ये जो क्षार होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, प्रबल क्षार होता है। इसमें देखो कहीं पर भी क्षार नहीं है। यहाँ पर देखो ये लवण है तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। यहाँ पर देखो अपने आप में एक सॉल्ट है, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। यहाँ पर भी क्षार है, यहाँ पर क्षार है, तो यहाँ पर मामला फंसता है बी और डी में। तो आप याद रखेंगे जो होता है नमक पानी का घोल, अभी आपने देखा ना कि जो नमक पानी का घोल होता है, जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इससे विद्युत का चालन होता है। तो हमारे पास क्या है कि नमक पानी का घोल है ना, नमक पानी का घोल है, यानी कि ये है लवण जल, है ना, लवण जल है। और इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ब्राइन, अंग्रेजी में ब्राइन बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ब्राइन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको ये दिख जाएगा। जब इससे विद्युत का चालन होता है, यानी जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो यहाँ पर 3 उत्पाद आपको जो है देखने को मिलते हैं। एक तो क्लोर है, यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन है, क्लोरीन के कारण ही नाम में क्लोर आया हुआ है। दूसरा आपको यहाँ पर क्षार मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच जो है वो लगभग 14 होता है, बहुत ही प्रबल क्षार है। और उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में किया जाता है, क्लोरीन का इस्तेमाल जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो इन सारे के अपने अलग अलग उपयोग होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारे बॉडी के अंदर मूत्र का निर्माण जो है किडनी में होता है, वृक्क में होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से। यहां पर देखो पहले मूत्राशय दिया गया है, तो ये विकल्प तो ऐसे ही कट जाएगा। किडनी में जब मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र जो है आता है मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में, तो वृक्क में मूत्र का निर्माण हो गया। फिर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है, यहाँ पर मूत्र मार्ग लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा। मूत्राशय वृक्क से सीधा मूत्राशय में नहीं आता है, वृक्क में बनता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है, तब जाकर के मूत्र मार्ग से होते हुए बॉडी के बाहर आता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मानव उत्सर्जन तंत्र को, मानव उत्सर्जन तंत्र को आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 2 किडनियां हैं, ये 2 किडनियां हैं। ये आप याद रखेंगे कि जो किडनी है वो संख्या में कितने हैं, 2 है। किडनी जो है संख्या में 2 है। ये संख्या भी आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, किडनी संख्या में 2 है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो इस वाले किडनी से जो मूत्र का निर्माण होता है वो ये मूत्रवाहिनी लेकर के आती है। इस वाले किडनी में जो मूत्र का निर्माण होता है ये मूत्रवाहिनी लेकर के आती है। तो जो मूत्रवाहिनी है यानी कि जो यूरेटर्स हैं, जो यूरेटर्स हैं वो संख्या में कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद मूत्राशय, ये यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय ये संख्या में कितने हैं, 1 है। ये मूत्राशय संख्या में 1 है। और एक यहां पर देखो ये मूत्र मार्ग है। ये चौथा नंबर वाला क्या है, मूत्र मार्ग है, यानी कि यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा संख्या में कितने हैं, 1। तो ये सब संख्या में कितने हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो किडनी है ना, इसी के ऊपर जो है आपको देखने को मिलता है
एक ग्लैंड जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्रंथि। यहां पर भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा एक ग्रंथि, ठीक, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में होता है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड भी जो है संख्या में 2 है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक। जब मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है? मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तब निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है? देखो, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज बनता है और हम जानते हैं ग्लूकोज को तोड़ करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जो है पाइरूवेट में टूटता है, कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में टूटता है और पाइरूवेट जो है ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। कब? जब ऑक्सीजन की होती है कमी, जब ऑक्सीजन की होती है कमी पेशी कोशिकाओं में, मसल सेल्स में। और ऐसा कब होता है भाई? मसल सेल्स में जो है पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है? जब हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी पेशियां थकने लगती है, इसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण, इसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण। ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट का बनना होता है, इसमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। और ये जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो आंसर हमारा लैक्टिक एसिड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टोज जो है ना, इसे हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, यानी दूध में जो मीठापन है वो इसी लैक्टोज के कारण होता है। ये अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जब हमारे जोड़ों में जाकर के जमा हो जाता है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जो होते हैं, यानी यूरिक एसिड के ठोस कण जो होते हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग गाउट बोलते हैं, हिंदी में गठिया बोलते हैं, है ना, गठिया बोलते हैं, जो एक टाइप है आर्थराइटिस का। तो हमारे जोड़ों में जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जाकर के जमा हो जाते हैं तो गठिया हो जाता है, जोड़ों में जो है पेन होता है काफी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और साथ में बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है। तो जो ग्रंथि अंतःस्रावी भी है बहिर्स्रावी भी है उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और यह है अग्नाशय। अग्नाशय जो है अपने आप में मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, राइट। ये एक्सोक्राइन भी है और क्या है? एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होने के कारण यहां से आपको मिल जाएगा एंजाइम एमाइलेज, ठीक, आपको एंजाइम मिल जाएगा जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के लिए है, और आपको मिल जाएगा लाइपेज, है ना, लाइपेज एंजाइम मिल जाएगा। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो बहुत ही कम है ना, 1% जो है वो एंडोक्राइन पार्ट है, 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन पार्ट तो बस 1% है ना, एंडोक्राइन पार्ट जो है 1% है, 1% पार्ट ही जो है वो एंडोक्राइन है। और यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट हार्मोन मिलता है, इंसुलिन हार्मोन, है ना, इंसुलिन हार्मोन। एंडोक्राइन जो पार्ट है उसमें बीटा सेल्स होते हैं, है ना, बीटा कोशिकाएं होती है, वो सिक्रीट करती है इस इंसुलिन हार्मोन को। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। लार ग्रंथि अपने आप में बहिस्रावी ग्रंथि है, यहां से लार का सिक्रेशन होता है, ठीक। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करती है। ये हमारे ब्रेन में है, ये कहां है? ब्रेन में है।
पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे गले में है। अग्नाशय के बारे में एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो फर्स्ट कौन सा है भाई? लीवर। यहां पर देखिए तो हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि और इसके पीछे जो है 4 पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। इसके पीछे जो है 4, देखो बैक व्यू दिखाया गया है, तो बैक व्यू में पीछे जो है 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियां होती है और यहां पर एक जो है थायराइड ग्रंथि है। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि कितनी संख्या में? 4। थायराइड ग्रंथि कितनी? 1। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसके बारे में आप याद रखेंगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहां से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है थायरोक्सिन, यहां से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसे अच्छे से काम करने के लिए, प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए चाहिए होता है आयोडीन, आयोडीन। अच्छा ये भी ध्यान में रखें, इस थायरोक्सिन हार्मोन को जो है T4 हार्मोन भी कहा जाता है, T4 हार्मोन भी कहा जाता है। और आयोडीन चाहिए होता है इस थायराइड ग्रंथि को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे जो है एक बीमारी होती है जिसे घेंगा रोग कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्वाइटर कहा जाता है। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के युग्मों की संख्या। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती है उसे हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। इसकी होती है 31 जोड़ियां, 31 पेयर्स होते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो दिखाया गया है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, ये क्रेनियल नर्व्स हैं और यहां पर आपको दिखाया गया स्पाइनल नर्व्स, ठीक। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनकी होती है 12 जोड़ियां, 12 पेयर्स। ये क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती है, ठीक है, हमारे ब्रेन से निकलती है। ये स्पाइनल नर्व्स हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और इसकी होती है 31 जोड़ियां। तो आपसे पीछे सवाल में पूछा गया था इसी स्पाइनल नर्व्स के बारे में। सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स किसके भाग हैं? सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये तीनों के तीनों जो है पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। देखो हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और ये पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन। और जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलकर कहलाते हैं सीएनएस। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस का मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो हमारा ब्रेन है वो आता है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आता है। तो जो हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं उसमें है ये अग्र मस्तिष्क, ठीक, उसके बाद है मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, और उसके बाद आता है ये पश्च मस्तिष्क। ये 3 हिस्से होते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। ये जो आप प्रमस्तिष्क देख रहे हैं ना, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है और ये खुद अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये प्रमस्तिष्क है ना, प्रमस्तिष्क है जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद ये जो पश्च मस्तिष्क है इनके भी भाग है भाई, 3 है, पॉन्स है, अनुमस्तिष्क है और मेडुला है। इन्हीं के बारे में पूछा गया था आपसे पीछे सवाल में कि किसके भाग है ये, तो पश्च मस्तिष्क के भाग है, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक। पॉन्स है, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम है और मेडुला है। मेडुला से जो है मेरुरज्जु जुड़ा होता है, मेडुला से ही ये मेरुरज्जु जो है ये जुड़ा होता है। यहां पर जो आप मेरुरज्जु देख रहे हैं ये मेडुला ऑब्लांगाटा से ही जुड़ा होता है, बोल सकते हो। मेडुला ही आगे कंटिन्यू जो है मेरुरज्जु में होता है। ये आप देखो कॉर्पस कैलोसम, ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। कॉर्पस कैलोसम जो है केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है ना, 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम जो है ये कॉर्पस कैलोसम करता है, जो केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। ये स्तनधारियों का लक्षण है। निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? मैंने अभी आपसे चर्चा की है, आयोडीन चाहिए थायराइड ग्रंथि के प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है जिसे हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही बनाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको किडनी दिखाया था, 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं और उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो एड्रिनलिन होता है, ठीक। उसके बाद ऑक्सिन जो है ये प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन जो है प्लांट हार्मोन है। कभी आपसे पूछा जाता है
कौन से पादप हार्मोन के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं? आंसर आपका ऑक्सीन होगा। इंसुलिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इंसुलिन जो है पैनक्रियाज की बीटा कोशिका बनाती है। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज की बीटा कोशिका बनाती है। पैनक्रियाज जो कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे बॉडी के अंदर। तो सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। अलैंगिक प्रजनन क्या है? विशेष कोशिकाओं का संलयन है, गलत हो जाएगा। विधि जिसके द्वारा सभी प्रकार के जीव प्रजनन करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के जीव अलैंगिक प्रजनन थोड़ी करते हैं। हम लोग कहां करते हैं अलैंगिक प्रजनन? हम लोग तो लैंगिक प्रजनन करते हैं, हम मनुष्य। आनुवांशिक रूप से समान संतान पैदा करने की विधि, ये सही है। देखो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, बच्चे जो पैदा होते हैं, क्योंकि ये प्रजनन है तो इससे नए बच्चे पैदा होंगे, इस विधि से नए बच्चे पैदा होंगे, लेकिन वो आनुवांशिक रूप से सेम ही होंगे, आनुवांशिक रूप से सेम ही होंगे। ठीक, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। जो गैमीट्स होते हैं, जो युग्मक होते हैं, जैसे कि शुक्राणु है, अंडाणु है, इनका फ्यूजन नहीं होता है, इनका फ्यूजन नहीं होता है। प्लस सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। एक ही जनक आपको देखने को मिलेगा, है ना, एक ही जनक आपको देखने को मिलेगा अलैंगिक प्रजनन के अंदर। जबकि लैंगिक प्रजनन के अंदर हम जानते हैं कि भाई दो, यूजुअली जो है दो जनक होते हैं, एक शुक्राणु बनाते हैं, एक अंडाणु बनाते हैं। फिर क्या होता है, फ्यूजन होता है, उनका निषेचन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है और आगे डेवलपमेंट जो है होती है। विधि जिसमें एक से अधिक माता पिता शामिल नहीं, ये तो लैंगिक प्रजनन में होता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विविखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? जैसे कि अमीबा होता है ना, अमीबा है, अमीबा जो है द्विविखंडन करता है। एक अमीबा जो है दो अमीबा में खंडित हो जाएगा, इसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, है ना, द्विविखंडन कहते हैं। ये जनक है और यहां से दो अमीबा आपको मिल जाएगा। ये अलैंगिक प्रजनन का ही एक प्रकार है, जिसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। तो अमीबा में द्विविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में देखो बहुविखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। मतलब एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे। यहाँ एक अमीबा से दो अमीबा बनाना, एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बनेंगे। लेशमेनिया जिसके कारण काला जर होता है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है। पैरामीशियम, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जो अमीबा है इसमें बाइनरी फिजन होता है, जो लिशमेनिया है इसमें बाइनरी फिजन होता है, पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में जो है मल्टीपल फिजन होता है। मतलब द्विविखंडन द्विविखंडन द्विविखंडन। लेकिन प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है, बहुविखंडन होता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाला यौन संचारित रोग है। बैक्टीरिया के कारण, देखो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम जो है अपने आप में क्या है, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ है। और मलेरिया के लिए जो वेक्टर है, मलेरिया के लिए जो वेक्टर है, जो वाहक है, वो कौन है, वो है एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो, है ना, यानी कि मच्छर, एनोफ्लीज मच्छर। एनोफ्लीज जो है जीनस का नाम है, वंश का नाम है। ठीक, जो भी मच्छर बीमारी फैलाती है वो सारी की सारी मादा होती है। ठीक है, नर मच्छर बीमारी नहीं फैलाता है। उसके बाद देखो एड्स, एड्स हम जानते हैं कि HIV के कारण होता है, HIV के कारण होता है। और ये जो है अपने आप में वायरल डिजीज है। यहाँ पर वी का मतलब वायरस ही होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। गोनोरिया जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचारित बीमारी है, और ये बैक्टीरियल है। गोनोरिया और सिफिलिस, है ना, गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स भी क्या है, अपने आप में यौन संचारित बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। दस्त जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, बल्कि कई सारे बीमारी में जो है ये लक्षण के रूप में हमें दिखते हैं। डायरिया यानी कि लूज मोशन, ठीक है, बार बार इंसान पोटी करने जाता है और जो उसका मल होता है वो पानी जैसा होता है, लूज मोशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होने वाला यौन संचारित रोग है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर सुजाक, गोनोरिया। 4 पदार्थों A, B और C, D के अपवर्तनांक आपको यहां पर दिए गए हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से इन पदार्थों में गुजरती है तो वे अधिकतम किस पदार्थ में अपवर्तित होती है? तो जो अपवर्तनांक है इसके बढ़ने से जो अपवर्तन है माध्यम में, प्रकाश का जो अपवर्तन है माध्यम में, ये भी बढ़ता है, और इसके कम होने से ये कम होता है। राइट, तो देख लो, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम में अपवर्तन ज्यादा होगा प्रकाश का, तो ये C का हो जाएगा, क्योंकि C का जो है सबसे ज्यादा है अपवर्तनांक 1.71 है।
यह भी आप याद रखना कि जो अपवर्तनांक होता है और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, स्पीड होती है, उसमें उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं सबसे अधिक स्पीड लाइट की किसमें होने वाली है, तो सबसे अधिक स्पीड होने वाली है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है, यानी कि माध्यम ए में, और सबसे कम किसमें होने वाली है, तो माध्यम सी में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। पदार्थ X में प्रकाश की गति जो है आपको दी गई है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हवा में प्रकाश की चाल ये है। देखो हवा में प्रकाश की चाल तो आपको कंठस्थ जो है रखना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में या फिर वैक्यूम में बात एक ही है। ठीक, हवा में प्रकाश की चाल और वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग समान ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि लगभग एक समान ही चाल होती है। अब आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो आपको क्या करना है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है या फिर हवा में जो प्रकाश की चाल है उसमें भाग दे देना है माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उससे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए। तो यहाँ पर हवा में प्रकाश की चाल वैसे तो आपको याद रखनी है, लेकिन यहाँ पर सवाल में आपको दिया भी गया है। उसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। जो अपवर्तनांक है इसके पास कोई इकाई नहीं है, कोई विमा नहीं है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक महिला दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन वह पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। वह दृष्टि दोष से पीड़ित है जिसे कहा जाता है। देखो नजदीक की वस्तु को जो है साफ साफ देख पा रही है, लेकिन जो दूर की वस्तु है उसे वो साफ साफ नहीं देख पा रही है। तो ऐसा आपको लग सकता है कि इसे क्या कहा गया यहां पर, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है, तो मैंने यहां पर उल्टा लिख दिया है। दूर की वस्तु को साफ साफ देख पा रही है, नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रही है। तो ऐसा आपको लग सकता है कि निकट दृष्टि दोष है, लेकिन एक्चुअल में इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, नजदीक की वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है। ठीक, तो इसे कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष, ये हमारा आंसर। इसे अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, बायोलॉजी में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और अगर मान लो कि जो नजदीक की वस्तु है वो साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिख रही है, तो हम बोलेंगे कि कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। और इसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टिता आप बोल सकते हो। नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखेगी इसमें, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी। इसे ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक पदार्थ है जिसका ये जो रेजिस्टिविटी है ये दिया गया है, यानी जो प्रतिरोधकता है वो आपको दिया गया है। ये रेजिस्टिविटी है, रो है। लंबाई आपको दी गई है, उसके बाद आपको दी गई है काट का क्षेत्रफल, आपको चाहिए प्रतिरोध, यानी कि आपको चाहिए आर। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब देखो आपको जो ये आर चाहिए ये ओम में चाहिए, यानी कि एसआई मात्रक में चाहिए। तो सारे मान आप डालेंगे एसआई मात्रक के साथ, यानी कि एसआई मात्रक में डालेंगे। तो रो का मान आपको दिया गया ओम मीटर में, एसआई मात्रक में दिया गया है 10⁻⁻7। लंबाई आपको दी गई है एसआई मात्रक में मीटर में 300 बट्टे में। ये जो काट का क्षेत्रफल है, एरिया जो है, ये आपको देखो दिया गया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एसआई मात्रक में नहीं है, क्योंकि एरिया के लिए जो एसआई मात्रक है वो तो मीटर स्क्वायर है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर होता है, आप ऐसे याद रखो, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसी का आप स्क्वायर कर दो तो 10⁻6 हो जाएगा। ठीक, 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻6 कर दो यहां से। अब ये हो जाएगा 10⁻1 गुने में 300, ये बराबर हो जाएगा 30 ओम। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 2 किलोवाट पर रेट किया गया है। विद्युत ऊर्जा की कीमत जो है 4
रुपया प्रति किलोवाट घंटा है। 3 घंटे के लिए हीटर का उपयोग करने की कीमत क्या है? जो रेट आपको दिया गया है वो है 4 रुपये प्रति किलोवाट आवर, जिसे हम लोग इकाई भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप एनर्जी का कंजम्पशन निकाल लो। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, लेकिन आपको चाहिए किलोवाट आवर में। तो जो पावर है वो आपको किलोवाट में ही दिया गया है, तो 2 किलोवाट पावर है, ठीक, गुने में जो टाइम है वो 3 घंटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 किलोवाट आवर आ जाएगा। अब यहां से हम खर्च निकालें, ठीक है, हम यहां से कीमत निकालें तो टोटल 6 किलोवाट खर्च किया गया है और 1 किलोवाट आवर का टोटल 6 किलोवाट आवर खर्च किया गया है और 1 किलोवाट आवर का जो रेट है वो 4 रुपया है। तो 24 रुपया जो है हमारा आंसर निकल करके आएगा। बी हमारा आंसर। करंट ले जाने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो परिनालिका है वो धारावाही है, धारावाही परिनालिका है, धारावाही परिनालिका है। परिनालिका हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऐसे बस तार को ऐसे 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 लपेट दो तो परिनालिका है। अगर हम इससे धारा प्रवाहित करवा दें किसी बैटरी से कनेक्ट करके तो इसमें धारा बहने लगेगी, तो हम इसको बोलेंगे धारावाही परिनालिका, यानी एक ऐसी परिनालिका जिससे करंट जो है फ्लो कर रहा है, राइट। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया। हम जानते हैं किसी तार से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इसके अंदर बात की गई है, इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर जगह एक समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो सीधी होती है, समानांतर होती है, समदूरस्थ होती है। सीधी, समानांतर, समदूरस्थ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में आप क्या याद रखेंगे कि सीधी होती है, ठीक, समांतर होती है और क्या होती है, समदूरस्थ होती है। सीधी होती है, समानांतर होती है और समदूरस्थ होती है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम बोलेंगे कि एक समान होता है हर पॉइंट पर, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर समान रहता है। डी हमारा आंसर। मतलब यहां पर अगर 1 टेस्ला है तो हर जगह 1 टेस्ला ही चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है सेकेंडरी वृत्त के रूप में, कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। यहां पर आप देख सकते हो एक तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देखो ऐसी दिख रही है ना। ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र से तार जो है गुजरता है और इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती है वो सर्कल के रूप में होती है, वृत्त के रूप में होती है। यहां पर भी आपको दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा आपको निकालनी है, इस वाले केस में सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है उसकी दिशा अगर आपको निकालनी है तो आप लगाते हैं RHT रूल, है ना, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ से धारावाही तार को इस प्रकार से पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ेंगे कि अंगूठे की जो दिशा है वो धारा जो प्रवाह हो रही है जिस दिशा में, उस दिशा में होनी चाहिए। तो जो आपकी 4 उंगलियां मुड़ी हुई है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यहां पर देखो अंगूठे को धारा की दिशा में रखा गया है, यहां पर भी अंगूठे को धारा की दिशा में रखा गया है। तो ये जो 4 उंगलियां हैं वो आपको बताएगी चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि वामार्थ है, दक्षिणावर्त है, ये आपको बताएगी ये 4 उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वो, ठीक। तो यहां पर सेट नंबर 3। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।